हाँ, चलिए आज की क्लास शुभारंभ करते हैं। तो आज हम ज्योतिष का पहला सेशन अटेंड करने वाले हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? कैसा फील आ रहा है? अंदर से क्या आवाज आ रही है? हाँ, काफी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट है सर। एक्साइटमेंट है। मजा आ रहा है। जी। अ, क्या अच्छा, क्या आपको लगता है कि क्या विशेष होने वाला है हाँ, हमारी क्लास में? गाड़ी का रास्ता तो यही है। पूछा क्या? हाँ, क्यूरियोसिटी है कि ये कोई नया है और क्यूरियोसिटी ज्यादा है। अच्छा, ओके। तो आपको पहली बार आपने सुना है रामायण ज्योतिष के बारे में? नहीं। पहले नहीं। सुन रखा है ना? पहले नहीं सुना ऐसा? नहीं सर। नहीं। ओके, ठीक है ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। रामायण ज्योतिष, त्रिदेव ज्योतिष, केपी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक, बहुत सारी चीजों का मिक्सअप है ना। एस्ट्रो वास्तु, रामायण वास्तु, तो बहुत कुछ। हमारा ये कोर्स थोड़ा सा बता दूं, कई लोगों को नहीं पता होगा, ज्वाइन कर लेते फ्लो फ्लो में। तो बेसिक टू एडवांस है, आपको सारी बातें सिखाई जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। एक और बात, क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अभी हाँ, आज का सेशन लेंगे, उसके बाद मैं आपसे आपकी ईमेल आईडी मंगवाऊंगा। आपको वही ईमेल आईडी देना है जो यूट्यूब पे लॉगिन है। ठीक है। तो ये वाला काम आपको करना है। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला सेशन। और जैसे मैंने एक ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि हम सभी राम काज करने आए हैं, तो रामायण ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो है ना। राम काज, जो भी व्यक्ति राम काज करता है वो व्यक्ति हनुमान होता है ना। तो हम सभी हनुमान हैं, भगवान राम के कार्य कर रहे हैं। आप भी राम के कार्य करने आए हो, हम भी राम के कार्य करने आए हैं। क्योंकि इस ज्योतिष का नाम रामायण ज्योतिष है, तो यहाँ पर हम भगवान श्री राम से सारे के सारे दिन कनेक्ट रहेंगे। 100+ डेज का हमारा कोर्स है। 100 के 100 दिन में आपको रामायण के सूत्रों के माध्यम से ज्योतिष सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले, भारत की परंपरा है, भारत का कल्चर है कि गुरु पूजन करते हो ना सभी। तो सबसे पहले मैं रामायण ज्योतिष के, है ना, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है। बस तो क्या, हम 10,000 विद्यार्थी हाँ, से माइक म्यूट रख सकते हैं आप सभी। हमारा काम घर नहीं होता है। बस तो सर्च करता है रिसर्च। तो भारत की परंपरा है, सबसे पहले भारत में गुरु पूजन होता है, और गुरु पूजन के बाद सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले मैं रामायण ज्योतिष, ठीक है, रामायण ज्योतिष की टीम से आपको मिलवाना चाहूंगा। तो हमारे रामायण ज्योतिष में ना 3 लोग हैं, है ना। और ये 2 लोग मेरे गुरु हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रामायण ज्योतिष क्या है, थोड़ा सा इस पे ध्यान लगा लेते हैं। तो रामायण एस्ट्रोलॉजी आपको क्या क्या सिखाएगा। ठीक है। तो रामायण एस्ट्रोलॉजी मेरे ही द्वारा इन्वेंशन किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो यह ज्योतिष का सिर्फ आपको शिक्षा के लिए नहीं जुड़ा हुआ है, ये शिक्षा के साथ साथ आपको जीवन जीने की कला, बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाता है जो आपने आपके लाइफ में बहुत बार अनुभव करते हो लेकिन कभी आपको कनेक्ट नहीं हुआ। तो रामायण ज्योतिष आपको हर वो पहलू से कनेक्ट करवाएगा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक भी लेक्चर ऐसा नहीं रहेगा जो आपके जीवन से अलग है, हर लेक्चर आपको अपने जीवन से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो रामायण ज्योतिष में जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे बनाया, ठीक है, तो मेरे गुरु प्रोफेसर मनीष तिवारी सर, और उन्हों के बारे में जितना कहें उतना कम है। ठीक है। एक ही शब्द बोलूंगा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है इनका, ज्योतिष जगत में सूर्य है, लेकिन इनका हृदय बिल्कुल निर्मल चंद्रमा के समान, इतने इतने शुद्ध, इतने भोले, इतने सीधे हैं कि हम उनों के मुकाबले कहीं पर भी नहीं है, न ज्ञान के मामले में है, न हृदय के मामले में है। तो प्रोफेसर मनीष तिवारी सर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है। आईआईटी मद्रास से उन्होंने, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट का किया है, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया है। ठीक है। इसके अलावा मधुबाला चावला मैडम, इनको आप जानते ही होंगे। ये भी मेरे गुरु हैं और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब आप ये समझ के चलो कि जब मैं शुरुआत में इस फील्ड में आया था, तो वीडियो बनाना, अपने आप को किस तरह से बात करना है, कैसे काम करना है, कैसे इंटरनेट पे काम करना चाहिए, तो हर छोटी छोटी चीजें सिखाई।
इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, तो मधुमाला चावला मैडम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये भी मेरे गुरु हैं और ये पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं कल्ला यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और मेरे को तो आप जानते ही हो, राहुल माहेश्वरी। तो गुरु के बारे में एक छोटे से दो शब्द, कि मेरे शरीर तो गुरु मेरी आत्मा है, मेरे गुरु साक्षात परमात्मा है। तो आप ये दोनों जो फेस देख रहे हैं, ये स्वयं भगवान के बराबर है मेरे लिए। ठीक है। और मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, पिछले 8 सालों से 7 सालों से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रामायण ज्योतिष मैंने ही रिसर्च किया है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, मैं आज आपका एक छोटा सा लेक्चर लूंगा और हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आज हम समझने वाले वेद। आपने वेद के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, आप सभी रिएक्ट कर सकते हो, मुझे आप सभी के चेहरे दिख रहे हैं। ठीक है, तो वेद के बारे में आप सभी ने नाम सुना होगा। तो वेद क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है वेद? तो वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद का मतलब ज्ञान से है। आज आप ज्योतिष के फील्ड में आए हो, हम ज्योतिष की क्लास ले रहे हैं, आप ज्योतिष की क्लास में आए हो, तो क्या इसका मतलब है? तो ज्ञान लेने आए हैं। तो ज्ञान की शुरुआत, ठीक है, ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ज्ञान की शुरुआत होती है वेदों से। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आपके यहाँ पर हम बहुत सारे वेदों के अंग पढ़ते हैं हमारे ज्योतिष में। वेदों के 6 अंग कहते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति में वेदों के 6 अंग होते हैं। यह सभी अंग के माध्यम से ही वेदों को पूर्ण रूपेण समझा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम सनातन संस्कृति पे, भारतीय संस्कृति पे, और जहां से ये ज्योतिष आया, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। तो वेदों के 6 अंग किस तरह से होते हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोग इसके बारे में क्या समझते हो, मेरी क्या धारणा है, थोड़ी सी इस पर बात भी करेंगे। ठीक है, तो वेदों के अंग के बारे में बात करेंगे। तो वेदों के 6 अंग होते हैं हमारे मानव शरीर में। वेदों के 6 अंग कौन से होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। ठीक है, तो पहला अंग होता है ठीक है, पहला अंग होता है शिक्षा, मतलब नाक। वेदों के प्रथम अंग की बात करते हैं तो नाक आता है। नाक का अर्थ क्या होता है? नाक का अर्थ इंडिकेट करते हैं शिक्षा से, शिक्षा को नाक कहा जाता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। दूसरा होता है निरुक्त। निरुक्त का अर्थ होता है कान। ठीक है, तीसरा अंग होता है वेदों का ज्योतिष, जो आप पढ़ने आए हो, जो हम यहाँ पे समझने आए हैं। तो ये वेदों का तीसरा अंग है। आप समझ पा रहे हैं चीजों को लेकर? ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये वेदों का तीसरा अंग है। इसके बाद बात करेंगे वेदों के चौथे अंग की। तो चौथा अंग कौन सा है? तो मुख। मुख को बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चौथा अंग। पांचवा अंग कौन सा है? तो पांचवा अंग होता है कल्प। कल्प को बोलते हैं हाथ। ठीक है, और छठा अंग होता है जिसको बोलते हैं छंद, और छंद को बोलते हैं पाद। तो यहाँ पर वेदों के अंग हमको ये बताया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट भी करूंगा और आपकी राय भी लूंगा कि आपको क्या लगता है कि इन अंगों से क्या क्या देखा जाता है और इससे हम कैसे ज्योतिष कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अनम्यूट करूंगा, आप हैंड राइज कर सकते हो, एक एक आप सभी बोलिएगा, फिर मैं इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, हेलो, सॉरी, मेरा माइक म्यूट था क्या? यस सर। आपको बोलना चाहिए ना यार, मैं म्यूट में पढ़ा रहा हूँ। सॉरी। नहीं 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 नहीं, अभी आ रही है। नहीं, पहले जो बोला उसमें आवाज आया था क्या? वो हाँ, आई थी आई थी। वेदों के सारे अंग पता चल गया था? हाँ सर। ओके, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको वेदों के 6 अंग बताए।
आप इसको डे टू डे लाइफ में क्या समझते हो, दैनिक जीवन में क्या समझते हो? अगर ये समझ में आया तो हमको ज्योतिष समझ में आया, और अगर ये समझ में नहीं आया तो ज्योतिष समझ में नहीं आएगा। तो जो मैंने 6 अंग बताए थे, वह डे टू डे लाइफ में आपके जीवन में कहाँ प्रयोग में आते हैं? क्या आपने कभी वेदों के 6 अंगों को प्रयोग किया? बताइए मुझे, क्या लगता है, हाँ, किया है। कैसे किया है? ये हमारे मतलब हमारे सिक्स सेंसेस को। वो छोड़ो, मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन पूछना है। 10 साल का व्यक्ति को समझाना है, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति को नहीं समझाना। इन्हों के ने, प्रयोग कैसे किया आप अच्छा। लोगों ने? नेत्रों से सर हम देखते हैं, कानों से हम सुनते ओके, हैं, ठीक है। मुंह से सर बोलते हैं, और सर हाथ से उस काम को करते हैं, जो देखते हैं वो काम करते हैं, जो सुनते हैं वो काम करते हैं। ओके, एंड पैर से सर चलते हैं, जो अच्छी स्टेप होते हैं, सही स्टेप में चलने की कोशिश करते हैं सर। ओके, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? निशांत सर, बताइए। हम हमें लगता है इन 6 अंगों के बिना हमारा जीवन व्यतीत होना अत्यंत मुश्किल है। इनमें से किसी एक अंग को भी छोड़ा जाए तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है हमें। तो सही बात इसका है। अर्थ हो सकता है कि इन 6 अंगों को मिलाकर ही हमें ज्योतिष सीखने में सहायता हो सकती है। लेकिन हम तो वेदों का तीसरा नेत्र ही सीखते हैं, ज्योतिष। इसका क्या कारण हम्म। होगा? उसको आप मार्ग उसका मार्ग आप हमें बताएंगे कि हमें इन 6 अंगों का प्रयोग नेत्र के लिए किस तरह करना होगा। है ना, आज हम सर, ज्योतिष सीखने आए हैं, तो हम ये 5 अंग क्यों मिस कर रहे हैं? इसकी उपयोगिता, सर, इसकी जरूरत कहाँ पे है? हाँ। सर, नेत्र का कनेक्शन ज्योतिष से है। तो हम्म। मेरे ख्याल से हम लोग नेत्र से उस ज्योतिष को पढ़ते हैं, और कानों से वो रामायण का अगर ये किया जाए तो मतलब कान से सुनते हैं और उसको पढ़ाई और उसको मुख से ये करते हैं। मतलब एक दूसरे से, क्योंकि ये ज्योतिष जो है वो इन सारे चीजों के बिना अधूरा होगा। ठीक है, आप सेटिस्फाइड इस जवाब से? आई एम हमें नॉट सेटिस्फाइड, बट कोशिश किए कोरिलेट करने ओके, की। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा बताया आपने, है ना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे जीवन में काम में आना चाहिए। लोग कहते हैं वेद पढ़ो, अरे भाई पढ़ो पढ़ो, कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि वेद को जिए? समझ में आ रहा है? वेद को श्रुति शास्त्र कहा गया है, पता है, सुनने का शास्त्र है। तो हमसे कहते हैं कि वेद पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ना एक कठिन काम है। अगर ये बोला जाए कि वेद हमें जिया जाता है, वेद को जिया जा सकता है, तो आसान रहेगा। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भैया सांस लेना है, तो लेना कठिन है। सांस अपने आप आती है, अपने आप जाती है, तो सरल है। जी जो सर। जीवन जीने की प्रोसेस है वो आसान हो जाता है ना। आज जी मैं सर। आपसे बोलूंगा कि ज्योतिष एक पढ़ने का सब्जेक्ट है, टेंशन आ सकता है। लेकिन मैं आपको उल्टा बोल दूं कि ज्योतिष आपके जीवन का एक भाग है, अपने आप कनेक्ट होगा तो आसान है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या काम करता है? तो सबसे पहले हमको जब ज्योतिष पढ़ाया गया विश्वविद्यालय में, तो हमको ये बताया गया था कि देवज्ञ के कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज देवज्ञ के लक्षण बाद में बताऊंगा। पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो ज्ञान की बात है, और ज्ञान लेने की बात हम बात करते हैं ज्योतिष से, लेकिन ज्योतिष उसका तीसरा अंग है, वेदों का तीसरा अंग है। दिखा था ना, एक बार और शेयर करूंगा। तो वेदों का तीसरा अंग ज्योतिष है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 5 अंग और हैं, जो कि हमें इसको समझना बहुत आवश्यक। बिना इसके समझे हम ज्योतिष में कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है। तो बिना इसके हम ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अंग होता है शिक्षा, और शिक्षा का अंग आया नाक। अच्छा, नाक से आप क्या समझते हो? नाक से हम क्या समझते हैं? स्मेल। हम्म? नाक का मेल अर्थ लेना। हाँ, नाक का अर्थ होता है, आपने एक एक मुहावरा सुना होगा कि अगर मान लो कि गांव देहात में या आपके घर में कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे पूरे खानदान की नाक ऊंची कर दिया। ये मुहावरा सुना है? सुने नाक हैं। हाँ का सर। नाक का अर्थ एक और ना सुना होगा नाक आपने। काटने भी बोलते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि अगर मान लो कोई गलत काम करता है,
तो क्या बोलते हैं कि नाक काट यस दिया। यस, काट दिया, राइट। ये सुना है। तो मतलब ये सुने। हुआ कि नाक का यस। अर्थ होता है आपकी शिक्षा से, आपका सम्मान से। समझ में आया। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो हर जगह सम्मान पाते हैं, सही बोल रहा हूं। अगर आपको किसी भी चीज का ज्ञान है, मान लो आपको ज्योतिष का ज्ञान है, आपको वास्तु का ज्ञान है, आपको इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टर का ज्ञान है, आपको किसी भी चीज में ज्ञान है, तो आप हमेशा सम्मान पाओगे। तो नाक का अर्थ होता है शिक्षा से, और शिक्षा हमेशा देता है सम्मान। तो भारतीय मुहावरों में क्या कहा गया कि जो भी व्यक्ति गलत काम करता है तो क्या बोलते हैं, नाक काट दिया। नाक अपमान, नाक काटना मतलब अपमान का सूचक है। समझ में आ रहा है। आपने रामायण में एक प्रसंग सुना होगा कि भैया शूर्पणखा आई थी तो लक्ष्मण की नाक काट दिया था। सुना है। जी। हम्म। लक्ष्मण ने जी सर। शूर्पणखा की नाक काट दिया था। सुना है। तो मतलब नाक काटने का मतलब क्या हुआ कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा का अपमान किया। यही तो बात थी कि पूरे राक्षस कुल का अपमान हम्म। कर दिया लक्ष्मण ने। और उसके बाद फिर सम्मान की बात है कि रावण को लेकर। तो नाक का अर्थ हम क्या महसूस करेंगे। नाक का अर्थ होता है हमारे जीवन से, शिक्षा से। ये बात समझ में आया। ठीक है। अब बात हम्म। करेंगे दूसरा, निरुक्त मतलब क्या, कान। ठीक है। अच्छा, कान निरुक्त का अर्थ होता है कान। कान से हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज सुनते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। सही कह रहा हूं। आज जब इस क्लास को सुन रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाके क्लास समझ में आएगी। अगर आप इधर उधर भटक रहे हो तो क्लास समझ में नहीं आता। राइट। तो कान का अर्थ होता है ध्यान से, या आप बहुत गहराई से मंथन करो, बहुत गहराई से सुनने की क्रिया है। इसके बाद बात करेंगे हम ज्योतिष का, जो अपना सब्जेक्ट है, जिसको हम 4 महीने पढ़ने वाले हैं सिर्फ इसी को बात को लेकर। तो ज्योतिष हमें क्या देता है। ज्योतिष का संबंध बताया नेत्र से। अब आमतौर पे हम बोलते हैं कि जैसा देखेंगे वैसा होगा। ठीक है। ज्योतिष का मतलब ये होता है कि आपको दृष्टि मिल जाए, जीवन जीने की दृष्टि मिल जाए। आमतौर पे भारत में गुरु बनाते हैं, तो गुरु बनाते किस लिए बनाते हैं कि वो हमें सही मार्ग दिखा दे, वो हमें सही दृष्टि दे दे। सही बोल रहा हूं ना। तो गुरु इसीलिए बनाते हैं कि वो हमें दृष्टि दे जाए, ना कि आपका काम करने के लिए गुरु को बुलाते हैं कि हमने काम करे तो आ जाओ गुरु जी काम कर लो। ऐसा नहीं। तो गुरु का मतलब होता है जो दृष्टि दे। तो ज्योतिष आपको क्या देगा, ज्योतिष दृष्टि देने का दृष्टि। कार्य करेगा। ये बात समझ में आया। हम किस तरह से जीवन में सोचते हैं, कैसा हमारा नजरिया है, तो ज्योतिष आपका नजरिया बदलता है। इसीलिए हम ज्योतिष को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। ये बात समझ में आया। इसके बाद बात करेंगे मुख का। मुख का हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। ठीक है। तो मुख को बोलते हैं व्याकरण। ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र में जब देवज्ञ के नियम पढ़ाते हैं तो व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व आता है। व्याकरण का अर्थ होता है इंग्लिश में ग्रामर। ठीक है। आपका उच्चारण कैसा है, आपकी ग्रामर कैसी है, आप किस तरह से शब्दों को बोलते हो, बहुत बड़ी कला है। समझ में आ रहा है। आज अधिकतर लड़ाई होती है तो किससे होती है, हमारे शब्दों के बोलने से। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है, ठीक है, लेकिन सामने वाले को बोलना नहीं आता, क्या वो व्यक्ति सम्मान पाएगा। हम्म? नहीं सर। नहीं होता है ना। तो बोलने की कला सबसे बड़ी कला है। तो एक और अंग आता है व्याकरण, मतलब आप कैसा बोल रहे हो। ठीक है। आपके उच्चारण कैसे हैं। ऑलराइट। इसको और गहराई से लो। हमें बोलना कैसे चाहिए, तो हम बोलते हैं सामान्य रूप से सरल शब्दावली या जो भी बोल देते हैं। अगर लड़ाई नहीं करना है किसी भी व्यक्ति से, अगर फाइट ना हो, लड़ाई ना हो, तो उसका सूत्र क्या है, क्या आप जानते हो। हाँ किसी जी, व्यक्ति से अगर लड़ाई नहीं करना हो तो उसका क्या सूत्र है। मुंह को बंद रखना जितना हो सके। नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मुंह को बंद रखना नहीं। अच्छा अच्छा। लड़ी नहीं करने का शब्दों इसका का सब। प्रयोग। सर मीठी वाणी बोलना। हाँ, अधिकतर देखो इसको उल्टा लेते हैं। हमारी अधिकतर लड़ी किससे होती है, ज्यादा बोलने से या बेकार बोलने से। सही जी कह रहा सर। हूँ। जी जी। मान लो किसी ने आपसे शब्दों पैसे का गलत। मान लो किसी ने आपसे पैसे उधार ले लिए हैं। ठीक है। अब वो लौटा नहीं रहा, 3-4 बार आपने फोन किया, 5वीं बार आपने फोन किया, आपने गलत उसको बोल दिया, तो लड़ी किससे हो रहा है, आपकी बोली से लड़ी हो रहा है। हाँ जी सर। सही कह रहा हूं ना। तो अब लड़ी ना हो ये तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने हक की बात करो,
अपने लिए कुछ भी बात करो, लेकिन आपकी जो वाणी है वो शुद्ध व्याकरण में होना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बात करें, समझ में आ रहा है, किसी भी भाषा में बात करें, आपकी व्याकरण नहीं खराब होना चाहिए। भारतीय संस्कृति ये बोलती है, आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, सारे दोहे और श्लोक में लिखा, मतलब इसमें चौपाइयों में लिखा। हमारे हिंदू सनातन में कोई भी ग्रंथ देखो, सारे या तो श्लोक में आएंगे या दोहे में मिलेंगे, सोठे में, है ना, इसमें मिलते हैं। सही है। तो जब भी हम किसी भी चीज को जमा कर बोलते हैं, तो वहां पर लड़ी होने की संभावनाएं सबसे कम है। समझ में आ रहा है। तो मुख का मतलब होता है व्याकरण, आप किस तरह शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो। इसके बाद आता है छंद। छंद का मतलब क्या होता है, आपने कभी छंद के बारे में सुना? छंद स्कूल क्या में होता जी है? पढ़ा सर। था। हाँ जी। अपन तुलसीदास जी के रामायण में छंद पढ़ते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो छंद में एक चीज आती है जहां पर थोड़ी सी आवाज देने के बाद आपको रुकना पड़ता है, आपने देखा होगा। ठीक है। जब भी आप छंद पढ़ते हो ना, तो आपको एक लाइन आगे आती है, उसके बाद थोड़ा सा रुक कर फिर दूसरी लाइन बोला जाता है। सही कह रहा हूं ना? तो छंद का यस सर। अर्थ होता है रुकना। छंद का बोल क्या लिख रखा है पे, पाद। पाद का मतलब क्या है? पाँव। पाँव का अर्थ होता है कितना आपको चलना चाहिए और कितना आपको रुकना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? जी सर। जब भी बोलते समय आप कितना बोल रहे हो, यहाँ पे आपको अनुसरण जरूर सारी चीजों को अंगों को करवा रखा है, लेकिन एक्चुअल में इसका अंग से भी ज्यादा महत्व आपके कल्पना शक्ति से है। आप किसी चीज को बोल रहे हो, कितना रुकना है, तो वो कहाँ से देखते हैं? छंद से, पाद से। समझ में आ रहा है? चरण का अर्थ होता है चलना। तो क्या व्यक्ति चलता ही रहता है क्या? एक बार चलेगा फिर कितनी देर में रुकेगा? तो चरण का अर्थ होता है, ठीक है ना, चलना और रुकना। लास्ट होता है कल्प, मतलब हाथ। अब कल्प का अर्थ क्या होता है, और इसको हाथ से क्यों इंडिकेट किया गया? सर कल्प तो समय को बोलते हैं ना, समय का एक भाग है, या एक समय की व्याख्या करने का एक कल्प होता है बिल्कुल। कि एक कल्प। बिल्कुल, कल्प एक समय को बोलते हैं, जैसे है ना, आप, है ना, अपने चारों युग की भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कल्प होता है। ठीक है। तो कल्प का अर्थ होता है टाइम। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? समय। समझ में आ रहा है? हम बोलते कर्म हैं करने हमारे के हाथ लिए। में, हमारे हाथ में भूतकाल है, हमारे हाथ में वर्तमान काल है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है समय। आप समय का सदुपयोग कर रहे हो या समय का दुरुपयोग कर रहे हो? ये बात क्लियर हो रहा है? जी सर। सर जी हेलो। सर। थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं क्या समझाने के लिए? सर हाँ। बोल रहा था निरुक्तक एक बार समझा देंगे? किसका? मतलब निरुक्त निरुक्त। का? हाँ, मैं निरुक्त सारा एक मतलब। बार वापिस समझाऊंगा, हाँ एक जी। बार वापिस रिपीट करूंगा। कल्प का मतलब होता है टाइम, और हमारे हाथ में क्या है? टाइम। आपके हाथ में किसी को रोक नहीं सकते आप, है ना, सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ में एक चीज है, वो है टाइम। और टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। हम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। समझ में आ रहा है? भाई आपको किसी को जवाब देना है, तो कभी कभी जी लड़ाई कब होती है? जब जल्दी जवाब देते हैं। या कभी कभी लड़ाई तब होती है जब लेट जवाब देते हैं। जब हमें समय का हमें समझना आ गया, तो हम किसको प्रयोग कर लेते हैं? वेदों में हम कल्प का प्रयोग कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो रहा है? तो सारे अंगों का प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है। नाक का अर्थ शिक्षा से है, आग का अर्थ ज्योतिष से है, मुख का अर्थ व्याकरण से है, कितना बोलना है, छंद का अर्थ है कितना रुकना है, हाथ का अर्थ है, यहाँ पे कल्प का अर्थ है कि कितना आपके हाथ में समय है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज आपके हाथ में क्या है? तो समय है। और निरुक्त का अर्थ ये है कि आप, निरुक्त का अर्थ अपन ऐसा बोल सकते हैं कि गहराई से। निरुक्त मतलब क्या? किसी भी चीज का गहराई से मंथन करना। तो सबसे ज्यादा गहराई से मंथन करने वाला हमारे शरीर में कौन सा पार्ट है? कान। कान मंथन करता है गहराई से। मंथन मन करता है, सबसे दिमाग करता है और मन करता है। सबसे ज्यादा, अगर आप ध्यान में बैठोगे ना, तो सबसे ज्यादा आपको, है ना, कुछ भी चीज की अगर सुनाई देगा, ठीक है, तो कान का प्रयोग सबसे पहले आएगा। आज आज मान लो अपन ज्योतिष की बात करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ लगाना पड़ेगा? मेरी आवाज पर। जी सर जी। कहाँ भी ध्यान लगाना पड़ेगा? आपको मेरी शब्दावली को ध्यान से सुनना पड़ेगा।
ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कान का अर्थ ध्यान से भी बोल सकते हैं, या आप इसको ना व्याख्यान से भी बोल सकते हो कि कितनी गहराई से आप सुन रहे हो। ये चीज क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर। ठीक है, तो यही लक्षण हमारे देवज्ञ के होने चाहिए। अब देवज्ञ के लक्षण ज्योतिष में पढ़ाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आज ज्योतिषी बनने आ रहा है, आप ज्योतिषी का कार्य करते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो, तो आपके अंदर कौन से गुण होना चाहिए, तब जाकर वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर होता है। तो इसी बात को वेदों के अंग से समझेंगे। एक ज्योतिषी के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, कि वो शिक्षित होना चाहिए। ये बात समझ में आया? वेदों का पहला अंग क्या है? शिक्षा। नाक। अगर अनपढ़ व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा तो बड़ा दुख देगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलेंगे भैया ग्रहण कैसा लगता है, बोले राहु केतु से ग्रहण लगता है, वो गणितीय एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले एक ज्योतिषी के लक्षण क्या है, तो ज्योतिषी का पहला लक्षण यह है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार हो। समझ में आया? ज्योतिषी का दूसरा लक्षण यह है कि वह व्यक्ति ध्यान से सुने। ओके, कुछ भी बात हो रही है तो बीच में जाते ही बोलने का नहीं। मान लो चार आदमी ग्रुप में बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आप पहुंचे और एकदम से आपने ग्रुप में बात डालना चालू कर दिया, तो ये ज्योतिष के लक्षण नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले से ही चार आदमी बात कर रहे हैं तो आपको जाकर वहां पर सुनना है, दूसरा लक्षण है। ठीक है, ज्योतिषी का तीसरा लक्षण क्या है, कि उसकी दृष्टि, उसके देखने का नजरिया होना चाहिए। चार लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं और महिलाएं भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका किस तरह से जवाब निकलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मतलब जी सर। दृष्टि आपकी होना चाहिए कि कैसे आपको वहां पर देखना है। देश काल माहौल, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि ज्योतिष देश काल माहौल पर निर्भर करता है ना, वहां पर किस तरह का माहौल है। तो तीसरा मतलब क्या हो गया? नेत्र। आप रामायण ज्योतिष में पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ज्योतिष में हर चीजें आपको मैं दिखाने आया हूँ, दृष्टि देने आया हूँ। आपको सब चीजें पता है, सिर्फ दृष्टि देने का कार्य यहाँ पे मैं करूंगा। ठीक है, ज्योतिषी का चौथा कार्य क्या है? हाँ, माइक म्यूट रखें। हाँ, वैशाली मैडम थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, तो ज्योतिषी हाँ, का आ रही तीसरा कार्य है। यह है कि व्यक्ति का दृष्टि होना चाहिए कि किस लेवल की बात कहाँ पे हो रही है, किस लेवल की बात क्या करना है। चौथा लक्षण क्या है ज्योतिषी का? इतनी सुनने के बाद, ये तीन काम करने के बाद एक ज्योतिषी को अपनी बात रखना चाहिए। ओके, समझ में आया? आज हम कहीं पर भी जाते हैं, अपने दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तीन काम पहले करना है। पहला काम है ना, सुनना है, देखना है, उसके बाद क्या करना है? व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? मुख। उसके बाद बोलना होता है। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, बोलने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है? मान लो आपने बोलना चालू कर दिया किसी चीज पे, आपको कोई सभा में ले गए कि आइए आइए, है ना, गुप्ता जी आइए आइए, तिवारी जी, किसका भी नाम ले लिया, ठीक है, और बोलिए। तो वहां पर किसी ने बोलना चालू कर दिया, तो यह भी पता होना चाहिए कि कितना बोलकर कितना रुकना है। ये समझ में आ रहा है? ये जी सर। हमारे जीवन जीने की कला है। ये जीवन जीने की कला आप में होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषियों को लोग समझते हैं भगवान, और भगवान के पास ये सारे गुण हैं। ठीक है, और आखिरी में, लास्ट में एक चीज आती है जिसका नाम होता है कल्प, है ना। तो कल्प का अर्थ होता है समय। ठीक है, और समय व्यक्ति के हाथ में होता है। लोग कहते हैं कि भाई ये चल रहा है, ये टाइम खराब है, वो है। समय हमारे हाथ में है। कोई भी चीज हमारे हाथ में हो या ना हो, लेकिन वर्तमान समय सिर्फ हमारे हाथ में है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। समझ में आ रहा है ये बात? जी। तो वेदों की बात करेंगे हम। ठीक है, हाँ, ज्योतिष की बात करेंगे यहाँ पे, वेद की बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन हम कहीं पर भी जाएं तो लोग हमें अच्छी नजर से देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एक ज्योतिषी का क्या होता है? तो अच्छी नजर से आप किसी भी फील्ड में काम करो,
तो ये 6 क्वालिटी आपके अंदर होगी, लोग हमेशा अच्छी नजर से देखेंगे, और ये हमारे जीवन जीने की कला में आना चाहिए। सही कह रहा हूं? ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी, इसी को ज्योतिष शास्त्र में देवज्ञ के लक्षण से इंडिकेट किया गया कि एक देवज्ञ पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक देवज्ञ को, है ना, गलत खान पीन नहीं खाना चाहिए। आप इसको मुख से कहीं भी ले लो, मुख होता है व्याकरण, तो अच्छा बोलना होता है, भगवान राम का नाम लेना होता है, ऐसा थोड़ी कि भैया विमल पाउच खा रहे फेंक दिया। ठीक है। तो एक ज्योतिषी के बहुत सारे, है ना, आपके गुणधर्म होना चाहिए कि आपका लोग मुख भी देखते हैं, देखते हैं ना, कि पंडित बहुत शिक्षित है, बहुत ज्ञान की बात कर रहा है। अभी मैं एक शादी में गया था, तो वहाँ पंडित हवन वगैरह कर रहे थे, बाद में आए कि लाओ विमल देना। ठीक है, तो लोग देखते हैं कि भाई पंडित होके विमल खा रहा है, अच्छा लगता है। तो उन्होंने वहां पे ज्योतिष का प्रयोग तो कर लिया हवन करवाने के लिए, ठीक, ज्ञान का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन क्या वो वेदांग में मुख का प्रयोग कर पाए, व्याकरण का प्रयोग कर पाए? लोगों ने क्या कहा, बेकार है। लोग बुराई कर सकते हैं। तो हर चीजों की हमें ये बात ध्यान लगाना है। तो आज से हमारा पहला टास्क क्या है कि हमें जीवन जीने की कला सीखना है ज्योतिष के माध्यम से। और कहीं पर भी बात करें तो प्रशांत सर, पहला कार्य क्या है? कुछ भी बात करें, मान लो अपन क्लास में भी बात कर रहे हैं, परमिंदर मैडम आप बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी? ज्ञान सर, ज्ञान ज्ञान होना चाहिए। है ना, पहला पहला कार्य है हम्म, कि शिक्षा, कि आप, है ना, ज्ञान सर। हाँ, वो उसको बोलते हैं ना, पहला कार्य है शिक्षा, जिसको बोलते हैं नाक। कि एक अच्छा एक, है ना, एक बात याद आ रहा है कि विद्वानों की सभा हो, विद्वानों की सभा होती है ना, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोले तो बढ़िया है, ठीक है, और अनपढ़ व्यक्ति चुप रहे तो भी उसको ज्ञानी बोला जा सकता है। तो जब भी आपको लगता है कि बहुत ज्ञान की लेवल की चर्चा हो रही हो और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या रखना है, आपको शांत रहना है। पहली पहली कंडीशन ये है, कुछ नहीं बोलना, वरना बोल के जो बेइज्जती होगी। ठीक है। तो है ना, ये आपको वेद सिखा रहा है, वेदों के अंग सिखा रहा है। ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, कहीं पर भी गए, किसी भी जगह गए, मान लो आज क्लास में बात करेंगे, हमारा 100 दिन का सेशन चलेगा, सबसे पहले सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे हो, सर हमारा ये प्रश्न आ गया, सर ये देखो। दूसरा कार्य क्या, ध्यान से सुनना है। ठीक है। तीसरा कार्य, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको पहले देखने की कोशिश करना है कि क्या मैं उससे कनेक्ट हो रहा हूं। ठीक है। इतना करने के बाद आपको बोलना है उच्चारण। वो भी कितना बोलना है, आपने बोलना चालू किया, कब रुकना है, बाद आता है ना भाई, चलना पैर, कब चलना है कब रुकना है। तो बोलते समय एक और बात ध्यान रखें कि हमें कितना बोलकर रुकना चाहिए। तो ये आपने एक और अंग का प्रयोग किया वेदों का, ये पांचवा अंग। ठीक है। और छठा अंग, समय को ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ भी हाथ में हमारे हो या ना हो, लेकिन हमारा वर्तमान समय हमारे हाथ में होता है। तो समय को क्या कहा गया, कल्प को क्या कहा गया, हाथ। ठीक है। तो भूतकाल चला गया, भविष्यकाल का पता नहीं है, लेकिन ये समय हमारे हाथ में है। तो आज से आप सभी लोग, जो मैंने वेदों के अंग पढ़ा है, इसको ज्योतिष के गुण धर्म समझ के लिखना है। हम पूरी क्लास में काम करेंगे तीसरे अंग पर, ज्योतिष की बात करेंगे, दृष्टि की बात करेंगे, लेकिन दृष्टि से पहले हमको इन 5 अंगों को हमारे जीवन में लाना बहुत जरूरी है। कि मान लो आप ज्ञानी तो बहुत हो गए, मान लो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, अब वो प्रिडिक्शन करने गया और उसको फलित करने की, बोलने की सफाई नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे पंडित जी भी होते हैं कि बहुत ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, लेकिन बोलेंगे तो बस खतरनाक, बेइज्जती कर देते हैं। होता है, कनेक्ट नहीं होगा ना व्यक्ति, व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलेगा कि ज्ञानी तो बहुत है लेकिन बात करने का तरीका नहीं है। ठीक है। तो कौन सा अंग खराब हुआ, पांचवा अंग। ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रख। सर आपका अटक गया वीडियो। हेलो। सर जी आवाज सर, नहीं। आपका अच्छा, ऑडियो चला गया था। हाँ। ओके ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमको ये 6 वेदों के अंग ही पढ़ना था। ठीक है।
अब मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा सा समझ लूं, सर हमको 4 महीने। हाँ। सर छठा पॉइंट क्या था वो मुझे समझ ही नहीं आया कि लाइक पांचवा तक हो गया कि गलत खाना पीना नहीं चाहिए, पहला दूसरा सब हो गया, चौथा पांच छठा मुझे समझ नहीं आया क्या था। छोटा पाथ था ना, पैर। मतलब पैर पैर मतलब कि क्या होएगा, कहीं गलत जगह जाना नहीं चाहिए वैसा, नहीं, या पैर का चलते मतलब रहना ये है, चाहिए। पैर का अर्थ होता है चलना। हम्म। ठीक है। हम्म। बोलते बोलते व्यक्ति को कितना चलना चाहिए, कितना रुकना चाहिए। अच्छा, बोलने में अपनी गति पे वो अपना हाँ, हिसाब रखे कि गति। क्या बोलना गति क्या बोल नहीं सकते बोलना। हो, बिल्कुल पैर से अपन गति हम्म। देखते हैं ना। ठीक है। हाँ। तो आपको कोई व्यक्ति ये ना बोले कि भाई रुक जा थोड़ा सा, सुनने दे। ऐसा होता हम्म। है ना कभी कभी जीवन में, कि भाई रुक जा, लोगों की सुनने थे। तो ये बात किसी किसी ने आपको बोल दिया तो कितनी दुख की बात है कि हम्म। हमें हमें बात करना नहीं आ रहा। तो हमें ये हम्म। पता होना चाहिए कि कितना बोले, और हमें हम्म। कोई टोके ना उसके पहले रुक जाए। बिल्कुल। सही है। बहुत वरना जरूरी आप है तो ये। आप ज्ञानी हो गए, ज्योतिषाचार्य हो गए बहुत बड़े, और आप कंसल्टेंसी करने गए, और सामने वाला जातक ने आपको रोक दिया कि मैडम रुको, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। गलत पड़ता है। तो देखते हुए चलना है, बोलते हुए रुकना है कि भैया सामने वाला केस भी कर पा रहा है। ठीक है। तो ये आपकी सिर्फ ज्योतिष में नहीं है, ज्योतिष को बोलते हैं भगवान, भगवान के जैसी दिनचर्या। आप ऑफिस में जाओगे, अपनी दुकान पे जाओगे, आपको हर जगह समझने को मिलेगा अगर ये दिनचर्या हम अपनाते हैं। सही कह रहा हूँ। लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। हाँ, बीच में ग्रुप में जाके एकदम से कूद के बोल रहे कि भैया, फिर बोले कि तेरे को पता था क्या, हमने क्या बात कर रहे थे। फिर अपन चुप होते हैं, नहीं मुझे तो नहीं पता। तो सुन लेना चाहिए था ना, तो दूसरे एंगल का प्रयोग कर लेना चाहिए था ना, ताकि लोग बीच में टोके ही ना। तो ये हमारी दिनचर्या है। इसलिए पहली चीज शिक्षा, दूसरी चीज सुनना, तीसरी चीज देखना। ठीक है। चौथा चीज बोलना। सुन लिया, देख लिया, अब बोलूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। अगर सुना ही नहीं, मान लो कोई ऐसी बात होती है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं, और जिसके बारे में आपने देखा ही नहीं, क्या आप उसका उच्चारण करोगे? कोई भी बात होती है, अंबानी की शादी की बात कर लो। ठीक है। आप अंबानी की शादी में गए ही नहीं। ठीक है। आपने कुछ वहां देखा ही नहीं। तो क्या आपको सही गलत का उच्चारण करना चाहिए? शायद हम मना इट कर मीन्स सकते हैं कि गुड। हमें जानकारी नहीं है। इट इट मीन्स गुड लिसनर होना चाहिए। हाँ। किसी भी चीज को लेकर, मान लो आज आज किसी की भी बात कर लेते हैं, तो हम बीच में उठा के बोलते हैं ना, हमारी जनरल आदत होती है थोड़ी सी, कि हमें कहीं पता नहीं होता, फिर भी हम बात करते हैं कि हाँ फलाना फलाना तो उसने ऐसे ही किया होगा। क्या सामने मान लो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी से अच्छा समझ में आता है, पड़ोसी ने कुछ काम किया, आपको पता नहीं उसने क्या काम किया, तो आप उसके बारे में कुछ बोलोगे? बोल देते हैं, आमतौर पे बोलते हैं, हाँ हमारे पड़ोसी तो ऐसे ही है, वो तो वहां जाके यही किया होगा। क्यों भैया? फिर पड़ोसी आता है कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। लड़ाई का कारण तो ये हो रहा है ना, कि हमको वेद नहीं आते, हमको वेद नहीं आते, वेद नहीं आते इसलिए लड़ाइयां होती हैं। अगर वेद आते तो भैया लड़ाई के कारण ही नहीं है। आदमी बोलेगा ही नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं पड़ोस वाले ने क्या किया। सही है। तो ज्योतिष जीवन जीने की कला है, और आपके जीवन में हर जगह काम में आएगा। आप आपके बच्चे से बात करोगे, तो बच्चा भी आपको उठा के नहीं बोलेगा मम्मी आप गलत हो। बोल देते हैं ना। तो मम्मी पहले पूरी बात देखेगी, मम्मी पहले पूरी बात सुनेगी, वेदों का प्रयोग करेगी, है ना। पूरी शिक्षा का मतलब, शिक्षा मतलब पूरा तहकीकात करेगी कि क्या किया, उसके बाद मम्मी बोलेगी। तो बच्चा आपको टोक नहीं सकता, और आप आपके जीवन में ना बहुत बड़े व्यक्तित्व का फील करते हो, क्योंकि आपको कोई टोक ही नहीं सकता अगर ये 3 क्वालिटी ऊपर की आ गई। सही है। क्योंकि आपने बोलना तब चालू किया जब आपने सारा कुछ देखा। ठीक है। तो मैं जैसे मेरे गुरु की बात करता हूँ हमेशा से, तो उनका इतना अच्छा आदत है, शायद हमारी क्लास में होंगे, मुझे दिख नहीं रहा है हमें। तो मुझे उतना अच्छा आदत उनका लगता है कि मान लो कोई चीज उनसे बात करता हो तो बहुत पसंद आते हैं मेरे को। पहले पूरी बात सुनेंगे, देखेंगे, अगर उनको लगता है कि उत्तर नहीं देना है तो मौन हो जाएंगे। ओके। मतलब अपना उच्चारण इतना जबरदस्त प्रयोग करते हैं कि उनको कोई बोल नहीं सकता कि आपने गलत कहा। या तो मौन हो जाएंगे, उनको लगता है कि कभी मैं कुछ गलत बोल दूं तो मौन हो जाता है। तो उच्चारण का प्रयोग करना सीखा, और बोलेंगे तब जब उनको सारी बातें पता होगी। तो भाई वेदों को उन्होंने जिया है, और इसीलिए मैं उनको बहुत अच्छे से प्रेम करता हूँ, गुरु मानता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो ज्योतिष से बहुत ज्यादा है। ज्योतिष तो सिर्फ तीसरी बात करेगा, दृष्टि देते हैं मुझे, राहुल ऐसा करना चाहिए, राहुल ये गलत है, ये सही है, सब सिखाते हैं। लेकिन जो उसके साथ वो 5 अंगों का प्रयोग करते हैं ना, उनकी एक भी बात बुरी नहीं लगता।
ठीक है। तो ये चीजें हम डे टू डे लाइफ में प्रयोग करेंगे तो हमारा जीवन बहुत बेहतरीन हो सकता है। लोग हमें वैसे ही विद्वान मानने लगेंगे। अभी आज के जमाने में बहुत पॉडकास्ट चलते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, अपने आप को विद्वान बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, आप विद्वान होंगे तो लोग आपको चेहरा देख के ही विद्वान समझते हैं। सही है। आपकी भाषा शैली से ही विद्वान समझेंगे आपको। विद्वान को प्रमाण थोड़ी देना पड़ता कि मैं विद्वान हूं। कभी ऐसा हुआ? भाई, उसकी बात करने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उसके देखने का तरीका, उसके बोलने का तरीका ही व्यक्ति को विद्वान बनाता है। हम्म। सही है। इसीलिए गुरु को क्या बोलते हैं कि गुरु हमेशा से शुद्ध शब्दावली का प्रयोग करता है। अगर आपसे मैं बात करूं इन्हों को ग्रह के माध्यम से कनेक्ट करने का, तो गुरु को बोलते हैं शुद्ध उच्चारण। गुरु कौन सा अंग आया? चौथा अंग आया। गुरु को बोलते हैं शुद्ध उच्चारण। पहला अंग कौन सा आया? सूर्य। सूर्य को क्या बोलते हैं? नासिका। पता है? आपकी नाक कट गई, अगर आपके नाक पर निशान है, आपका सूर्य खराब है। समझ में आया? ठीक है। अगर आपकी नाक कट गई तो आपको कभी भी ऊंचा पद नहीं मिल सकता। ऊंचे पद पे होने के बावजूद भी लोग आपको मानते नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा? भैया, सूर्य ऊंचे पद का कारक है ना, तो सूर्य क्या हो गया? नासिका। ठीक है। अगर हमारे सूंघने की क्षमता खत्म हो गया तो आप कौन से ग्रह से इंडिकेट करोगे? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर आपकी नाक पे किसी ने पत्थर फेंक दिया और आपकी नाक पे चोट आ गई, तो कौन सा ग्रह खराब है आपकी कुंडली का? सूर्य। सूर्य। समझ रहे हो चीजों को लेकर ज्योतिष कितना गहरा हो सकता है? ठीक है। और व्यक्ति को सम्मान पाना हो तो कौन से ग्रह का उपाय करते हैं? सूर्य सूर्य। का। सूर्य। और भैया कोई बोलते कि भैया हम तो मुस्लिम हैं, हम तो ईसाई हैं, हम तो भैया धर्म को ही नहीं मानते, हम तो कट्टर नास्तिक आदमी हैं, तो आप उसको सूर्य की पूजा करने की जगह क्या बताओगे? कि रोजाना 4 किताबें पढ़ाकर। ओके। अलग अलग तरह की शिक्षा लेना चाहिए। प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। अलग अलग तरह की शिक्षा होगी तो लोग आपको सम्मान देंगे। भाई, आज एक आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी की जब इन्हों के इंटरव्यू होते हैं तो इन्हों को क्या बोलते हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, फलाना ढिमकाना, हिंदी, इंग्लिश भाषा, सब पे कमांड होना चाहिए। तो वो उच्चतम सरकारी सेवा में जा रहा है, तो हर तरह का शिक्षा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बोल दे कि सर मुझे तो बस ज्योतिष की शिक्षा आती है, बाकी तो हमें कुछ नहीं पता जीवन में। तो बोल देंगे आप एक काम करो, घर जाओ। ऐसे ही होता है। आप किसी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी से बात करोगे तो उनको हर तरह का नॉलेज होता है, हर शिक्षा का। सही है। तो सूर्य के उपाय के बदले क्या दिया जा सकता है? शिक्षा का उपाय। और शिक्षा में ऐसा नहीं कि भाई आप बोल दो ज्योतिष की किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ठीक है। राजनीति की किताबें पढ़ो, भूगोल की पढ़ो, इतिहास की पढ़ो। समझ में आ रहा है? आपका उच्चारण खराब है, कौन सा ग्रह खराब हुआ? गुरु। अगर हाँ। आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हो बुध। तो गुरु खराब है। भाई, गुरु तो शुद्धता की बात करता है ना, बुद्ध तो बोली की बात करेगा, लेकिन शुद्ध बात, शुद्ध ग्रामेटिकल, जमा जमा कर बात करना। गुरु सही। बोलेंगे। गुरु होता है। यस। ठीक है। तो अभी क्या बोला था कि व्याकरण, व्याकरण का कारक कौन हुआ? गुरु। या तो गुरु बोलो या चंद्रमा बोलो, ये दोनों व्याकरण के कारक होते हैं, शुद्ध व्याकरण। और आपने एक और चीज देखा होगा, ब्राह्मणों को देखो, ब्राह्मणों को गुरु बोलते हैं। ब्राह्मण लोगों को देखना, ये कभी भी मंत्र बोलते हैं तो बिना शुद्ध उच्चारण के नहीं बोलते, शुद्ध उच्चारण इनका होता है। सही कह रहा हूं? राइट। आप कोई भी ब्राह्मण से बात करिए, अगर वो गणपति के मंत्र बोल रहा है या लक्ष्मी माता के मंत्र बोल रहा है या पूजा करवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, शुद्ध व्याकरण के शब्द बोलता है। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्राह्मण व्यक्ति को, जिसका गुरु अच्छा होता है, उसको मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि संस्कृत संस्कृत से ज्यादा व्याकरण किसी भी भाषा में नहीं है। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में 2 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन। संस्कृत में 3 वचन है।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन। समझ में आ रहा है? तो संस्कृत सभी भाषा की जननी है, उससे बड़ा व्याकरण किसी का भी नहीं है। तो इसीलिए सनातन संस्कृति में बोलते हैं कि गुरु अच्छा करना हो तो मंत्र बोलना चाहिए। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र बोलना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमारी भाषा की ग्रामर, आप हिंदी में बात करो, पंजाबी में बात करो, उर्दू में बात करो, इंग्लिश में बात करो, लेकिन आपकी भाषा शुद्ध व्याकरण के साथ होना चाहिए। ठीक है? टूटी फूटी लैंग्वेज गुरु यूज नहीं करता। समझ में आ रहा है? कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ। यस सर। ओके। तो ये हमारी जीवन जीने की कला है। ये वेदों के 6 अंग हम कवर कर लेते हैं तो हमारे नवग्रह सही हो जाते हैं। ठीक है? तो हम ज्योतिष की बात करेंगे। ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा है। दृष्टि देने का कार्य कौन करता है? भाई दृष्टि कौन देता है? सुबह दृष्टि कौन देता है? सूरज देता है। शाम को दृष्टि कौन देता है? चंद्रमा देता है। सूर्य और चंद्रमा को हम सबसे बड़ा मानते हैं ग्रहों में। बोलते हैं ना, सूर्य राजा चंद्रमा रानी। तो इसीलिए ज्योतिष को सबसे बड़ा माना गया, क्योंकि ज्योतिष के पास सूर्य और चंद्रमा के कारक है। समझ में आया? आप मैं जो बोल रहा हूँ कनेक्ट कर पा रहे हो ना वेदों के 6 अंग से, कि ज्योतिष क्यों सबसे बड़ा माना गया? क्यों हमने व्याकरण की पढ़ाई नहीं चालू करी? करते हैं लोग, ग्रामर की पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना? साहित्य की पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप मान लो साहित्य की पढ़ाई करते हो, दोहावली, कवितावली, आपने देखा होगा मैं बहुत सारी कविता लिखता हूँ कभी कभी। ठीक है? अगर आप शुद्ध रूप से जमा जमा कर चीजों को लिखते हो तो आपका कौन सा ग्रह अच्छा हो जाता है? गुरु। ठीक है? इसीलिए सनातन सर संस्कृति में मंत्र बोलने का रिवाज। हाँ बोलिए। सर, लिखना लिखना केतु नहीं होता? मैं तो बोलने की बात तो कर रहा केतु हूँ। अच्छा नहीं? अच्छा सॉरी, हाँ। मैं तो बोलने की बात कर रहा हूँ। ठीक है? और जब भी राइटिंग स्किल की बात आएगी, लिखने की बात आएगी, हाथों की बात आएगी, तो उसका कारक है केतु और बुध। ठीक है? समझ में आ रहा है? చూడండి కళ్ళు हाथ के लिए क्या बताया था अपन ఉద్యోగాల్లో ने? का तुम बोल दो वाला वैशाली मैडम थोड़ा सा। जो सुबह तुम इमीना से वो पच्चीस रहता हाँ, हाथ के लिए मैंने क्या बताया था? कल्प बताया था। हाँ जी सर। हाथ के लिए कल्प बताया था। कल्प के लिए क्या खाता? समय। और समय किसके हाथ में है? राहु। केतु। हाँ। ग्रहों में केतु है। हाँ। केतु को बोलते हैं रामायण ज्योतिष में हनुमान। समझ में आ रहा है? भाई हनुमान के हाथों में क्या चीज नहीं जो नहीं हो सकता? बताओ। समय को भी परिवर्तन कर सकते हैं भैया। सूरज उदय नहीं हो सकता जब तक पहाड़ नहीं आ सकता। हम्म। हनुमान जी के हाथों में समय था? था कि नहीं था? मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? बोले लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सूर्योदय होना चाहिए। बोले सूरज जब तक उदय नहीं होगा, जब तक हनुमान नहीं आएंगे। सही है? तो आप जब किसी भी चीज को लिखते हो, अभी मैं आपसे बोलूंगा कि नोट्स बनाइए, क्या मेरे फायदे के लिए बोलूंगा? रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिलेगा, लेकिन जब भी आप लिखोगे तो आपका कौन सा ग्रह मजबूत होगा? बुध। बताइए। केतु। केतु। बुध केतु। बुध केतु। ठीक है? तो बुध को बोलते हैं कलम। आपके पास अगर पेन है, आपके पास अगर पेन है तो पेन को बोलते हैं बुध। और आप उस पेन से लिखते हो तो उसको बोलते हैं केतु। पहले के जमाने में केतु। हैंड राइटिंग का बड़ा महत्व था, जब कंप्यूटर नहीं आया था। तो केतु मतलब हस्तलिखित। हमारे जब हिंदी के पेपर होते थे ना, तो 2 नंबर सुलेख के मिलते थे। सुलेख, सुंदर लेखानी, लेखनी से आप सेम लिखे। आपके होता था कैसा? है ना? तो हाँ सुलेख सर। के भी नंबर मिलते थे संस्कृत के अंदर, कि सेम टू सेम लिखना है सुंदर राइटिंग में। हिंदी में भी है ना? सुलेख हिंदी में हिंदी भी। में भी होता था। है ना? सुलेख। सुलेख का मतलब सुंदर लेखनी। और आज के जमाने की बात करते हैं तो राहु। तो राहु डिजिटल है ना? तो वो कंप्यूटर पे लिखता है, सबकी लैंग्वेज एक जैसी है। जबकि केतु हस्तलिखित था। और पहले के जमाने में लोग हाथों की लिखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। और आप अनुभव करना, जो व्यक्ति आज भी लिखता है उस व्यक्ति का केतु मजबूत हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि इंट्यूशन पावर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आदमी के अंदर एक शक्ति निकलना चाहिए। तो केतु क्या बोलते हैं? शक्ति का कारक है ना? अतीन्द्रिय शक्ति है, इंट्यूशन पावर। ठीक है? और इंट्यूशन पावर कहाँ से एक्टिव होगा? आपने बड़े बड़े लोगों से सुना होगा, है ना, ज्योतिषियों से, कहीं भी आप पढ़ते होंगे तो एक चीज सुना होगा कि इष्ट साधना, इष्ट कृपा।
सुना है? इष्ट कृपा कहाँ से आप डेवलप कर सकते हो? वो इष्ट कृपा बोल के आपसे कल्टी हो जाते हैं, बोले चलो यार इष्ट कृपा नहीं है। आप इष्ट कृपा कहाँ से डेवलप करोगे? कोई आइडिया? रेगुलर अपने इष्ट को याद करके, पूजा पाठ करके। नहीं, इष्ट कृपा आपकी पिता। एक्टिव होगी लिखने से। क्या आप जानते हो इस बारे में? जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, इन सभी ने कुछ ना नहीं कुछ सर। लिखा। आप देखना गहराई से, मुझे एक भी ऋषि मुनि ऐसा बताओ जिसने कुछ नहीं लिखा हो। तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी हुए थे, कुछ लिखा? जितने भी भारत में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ लिखा? किताबें लिखी थी। जो भी लिखता है उसका क्या मजबूत होता है? इंट्यूशन पावर। आपको लगता है कि मुझे इष्ट कृपा चाहिए, साधना चाहिए। आपको पता है पुराने जमाने में, है ना, भारत में गणित का बहुत प्रचार था, पंचांग बनाते थे। ठीक है, तो गणित कितना चाहिए होता है? इष्ट कृपा मजबूत करने के लिए आपको लेखनी पे कार्य करना है। तो आप आज की क्लास के नोट्स बनाओगे, ठीक है? इष्ट कृपा चाहिए तो आप 100 दिन तक अगर लिखोगे ना, तो आप बोलोगे कि सर हमें ज्यादा समझ में आया। ये गारंटी से बोल सकता हूँ, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर आप 100 दिनों तक आपने 100 ही सेशन लिखे हैं, और जिसने नहीं लिखा, और वो व्यक्ति कितना ही ब्रिलियंट माइंड का हो, आपने लिखा ना, आपके पास ज्यादा नॉलेज है उस व्यक्ति से, चाहे आपको ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये मेरे से लिख के ले जाओ। भारत के अंदर मैथमेटिक्स पे बहुत रिसर्च हुआ है, और आपको पता है गणित एक ऐसी क्रिया है कि जब भी आप गणित के सवाल लेकर बैठोगे, 2 घंटे लिखने में चले जाएंगे। लेके बैठो कोई भी सवाल, अलजेब्रा का सवाल लेके बैठो, अल्फा बीटा गामा, 2 घंटे निकल गए, आपके उत्तर नहीं आते आसानी से। तो लिखने की क्रिया एक्टिव हुई ना। बच्चे सबसे ज्यादा लिखते हैं, इसलिए बच्चों में क्या बोलते हैं? बच्चों में भगवान का रूप होता है। यही तो बोलते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, इसलिए क्योंकि वो लिखते हैं। कलयुग सर अब में, जैसे कलयुग में, तो हाँ एक, बोलिए विजय मैडम। नहीं सर, आप बोल दीजिए, मैं फिर पूछ लूंगी। ओके, तो उन्होंने 5वें अंक का प्रयोग किया है, ठीक है। कितना बोलना है कितना रुकना है, ठीक है। तो बच्चों में आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में सिर्फ लिखित में कार्य होते थे, आजकल हर चीजें कोविड के बाद डिजिटल होने लग गया, लोग पेपर भी ऑनलाइन देते हैं। तो उन बच्चों में आप देखो सहन शक्ति कम है, बच्चों में इंट्यूशन पावर घट गया, बच्चों में आध्यात्मिक विकास विकास पूरी तरह से घट गया। सही कह रहा हूं? उतना नहीं है जितना आप लोगों में था, जितना हम लोगों में है, उतना आपके बच्चों में है क्या? है ही नहीं। नो। लिखने की जितनी आदतें कम होगी, उतना इंट्यूशन पावर घटेगा। मतलब कौन से अंग हम खराब कर रहे हैं? हाथ, कल्प, समय। इसलिए लिखना आवश्यक है, इसलिए नोट्स बनाना आवश्यक है, पीडीएफ दूंगा मैं, ठीक है। तो वेदों के अंग के माध्यम से मैं आपको आज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि हम हमारे जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। हाँ विजय मैडम पूछिए सवाल। मेरा यही था, अब जैसे लिख नहीं पा रहे हैं तो हाँ, उसका क्या करें कि लिख पाए। लिख जैसे नहीं पाते मतलब वो वृद्ध हो गया? नहीं नहीं, वृद्ध नहीं, मैं मेरा ही कह रही हूँ। मतलब सर वृद्ध जैसे होने मेरे जा पास रहे में, हो? आपको पता है कि मेरे पास इतनी क्लासेस पढ़ी है, पर मैं लिखने बैठती हूँ तो फिर वो जैसे सुनो, फिर उसको अपने देखो, शब्दों में बनाओ और इष्ट फिर लिखो। इष्ट कृपा चाहिए ना, जी। तो लिखना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है पर कि मेरे प्रिडिक्शन में गहराइयां है, तो आपको क्लास जी। को लिखना ही पड़ेगा। ये मैं आप सभी के लिए पहली क्लास में बोल रहा हूँ, नोट्स जी बनाना सर। ही है। हाँ, कोई व्यक्ति जी कह दे सर। कि सर मैं 80 साल का हूँ, 75 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, नहीं बना सकता हूँ, तो उसके लिए कंडीशन हो सकती है। लेकिन जो कर सकते हैं और तो जिन्हें हमारे वास्तव में बाधा सीखना क्यों आ है, रही है, अड़चन क्यों आ रही है सर? तो उस प्लैनेट को हम करेक्ट कैसे करें? इस पे ही बात करेंगे, ठीक है। लिखना चालू करें, शुरुआत में सब चीजें धीरे धीरे सब नहीं सर, प्रैक्टिस से लिखते दूर हो हैं। जाती है। हाँ, हाँ, बट वो अड़चन आ रही है कि वापस जाकर के क्लास सुन करके फिर लिखनी है, तो वो हो ही नहीं पा रहा है। और मेरे पास इतनी सारी क्लासेस इकट्ठी होगी, मन में इतना भार हो रहा है कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ और मैं कोई लिख बात भी नहीं, नहीं पा रही, तो सारा इसका भार सोल्यूशन खत्म क्या? करके, मुक्त होकर, है ना, एम्प्टी और कप, सब कुछ भुलाकर, ठीक है, नए दृष्टि से देखो। इसलिए ज्योतिष की जरूरत पड़ती है कि देखने का नजरिया चेंज करो, है ना, दृष्टि बहुत काम में आती है। समझ में आया आज की क्लास? रिलेटेबल लग हाँ रहा जी है? सर। जी कवर सर, हो रहा है? बिल्कुल। हाँ जी। ओके, यस सर। ठीक है। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ नया चीज मिला। नया है ना, और ये हमें बिल्कुल हमारे तैयार। जीवन, ये हमारे जीवन जीने की कला से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ ज्योतिष करने थोड़ी आए हैं यार, हम सिर्फ ज्योतिष करना है, हम एक आदर्श जीवन जीने आए हैं।
कि कल से कोई व्यक्ति बोले तो बोले कि ये है मनोज गोयल सर, इन लोगों का व्यक्तित्व ऐसा है। चार लोग आपकी आकर बात करें तब जाके ज्योतिष की गरिमा बनेगी। सही है। मतलब दिखना चाहिए दूर से कि ये ज्योतिषी हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपके पास आना चाहिए कि आप क्या करते हो यार, आपका ओरा क्या है। तो ओरा कैसे बनेगा? तो ऐसे ही बनेगा। शिक्षा, ध्यान से सुनना है, जाके टपकना नहीं, है ना। फिर देखना है चीजों को लेकर, फिर बोलना है, बोलते बोलते रुक जाना है, हमेशा गति देना है सामने वाले को, बात का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और समय आपके हाथ में है, कभी नहीं भी बोलना, चुप भी हो सकते हो। समय का कभी कभी, समय का भी हम इंतजार कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, लड़ी हो रही तो बोलना जरूरी थोड़ी है। आप आखिरी वाली चीज का प्रयोग कर सकते हो, कल पका, ये आपके हाथ में है। कुछ चीजें आप जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आप उस समय उस समय को हाथ में रखो। ठीक है। वो समय ही छोड़ दो। ठीक है। रिलेटेबल है ना। ठीक है। तो अब हम कल समझेंगे कर्म सिद्धांत, है ना। मैं बता दूंगा कल संडे को क्लास है कि नहीं, एक बार आपको, हाँ, एक्सप्लेन बता दूंगा कि क्या है। ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को तो, क्लास आज वाला? तो बहुत क्लास अच्छा बहुत अच्छी थी हमेशा की तरह। हम तो आपके कनेक्ट। पुराने स्टूडेंट थे, तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमें बेस्ट ही मिलने वाला है। अच्छी बात है। नए स्टूडेंट का क्या विचार है? आपने आपने कनेक्ट किया एकदम। आपने देख लिया ना, कनेक्ट किया। अभी पूरी ज्योतिष आपके जीवन से कनेक्ट करने वाला हूँ, आपके अंदर सर से ग्रह क्लासेस नक्षत्रों को निकालने वाला हूँ। सर लेकिन एक रिक्वेस्ट था कि प्लीज संडे को मत लीजिए संडे को नहीं लेना है? क्लास। नो सर। कहाँ घूमने जाते हो? नहीं, ड्यूटी रहती है हमारी। कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, हमारा सप्ताह में 3 दिन क्लास रहेगा, मंगल गुरु शनि। संडे में सिर्फ आप लोगों से बात करने आऊंगा। ठीक है। मन की बात चलेगा। करते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी जी, वो सोमवार को करते हैं, है ना। तो मैं रविवार को आपसे मन की बात करूंगा। ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो डे भी चेंज कर लेंगे। आपको लगता है कि संडे दिक्कत है तो हम बुधवार को मन की बात कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संडे वाला सेशन सिर्फ मन की बात का है, कि मैं अपने मन की बात करूंगा, आप अपने मन की बात करोगे। आपके जीवन में क्या समस्या है, हमारे जीवन में क्या समस्या है, हम शेयर करेंगे, हम एज एक टीम बन के रहेंगे। ठीक है। और क्लास कैसा लगा, सही है। तो वो तो हम रोज झूम पे समझेंगे ही समझेंगे। कुछ आपको लगता है कि सर मेरे तो क्लास से अलग क्वेश्चन है और मेरे को बड़ा खाया जा रहा है, तो वो क्वेश्चन अपन कब लेंगे? संडे को, संडे मन को। की बात में। जो ज्योतिष से हटकर भी है, समझ में आ रहा है, जो क्लास से हटकर भी है और आपको खाया जा रहा है, तो उसकी बात अपन संडे को करेंगे। ठीक है। तो मैं आपके मन में जाना चाहता हूँ, आपसे पूरा कनेक्ट होऊंगा ना। तो मेरे गुरु बोलते हैं कि वे गुरु ही शिष्य, शिष्य ही गुरु है। प्रोफेसर तिवारी सर हमेशा मुझे बोलते हैं कि गुरु ही शिष्य, शिष्य ही गुरु है। तो एक बार कुछ हो गया तो मुझसे बोलते हैं कि जब राहुल तुम वहां पे थे तो मैं था ही, है ना। मुझसे बोलते हैं कि जहां तुम हो वहां पे मैं हूं ही। ठीक है। तो जहां पे गुरु है वहां पे शिष्य है ही। तो ये मानकर चलना है गुरु और शिष्य एक है। आपके मन की जो भी बात है आप आराम से मुझे शेयर कर सकते हो एज ए दोस्त की तरह। तो मैं हमेशा रामायण ज्योतिष में पढ़ाता हूँ कि भगवान श्री राम का अवतार था सूर्य, सूर्य के अवतार थे। उसके बाद अपडेट अवतार हुए चंद्रमा, कौन? कृष्ण के। और उसके बाद अपडेट अवतार हुए नए जमाने के अकॉर्डिंग बुद्ध का। हालांकि सूर्य और चंद्रमा से कोई बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बुद्ध नए जमाने का अपडेट अवतार है। तो मैं हमेशा रामायण ज्योतिष की क्लास में बोलता हूँ कि मैं आपसे ये आशा नहीं रखता कि आप मेरे चरण छुओ, मैं आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप मेरे दोस्त बनो। क्योंकि गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि हम सब एक दोस्त हैं, है ना। वो गुरु बनने नहीं निकले थे। ठीक है। तो मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मुझे गुरु बनाओ, ये करो। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनो। ठीक है। और सारी बातें आप मुझे खुलकर बता सको कि राहुल सर ऐसा लगा और राहुल सर ऐसा लगा। क्लास के टाइम पे मैं आपका गुरु हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे एज ए दोस्त की तरफ बिल्कुल बात कर सकते हो। ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और मैं ये समझता हूँ गौतम बुद्ध अपडेट अवतार है, क्योंकि आज का जमाना दोस्ती वाला है। ठीक है। तो आज हर व्यक्ति गूगल इंटरनेट में इतना सीख के आता है, तो बहुत कुछ ज्यादा आप मुझसे भी जानते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। तो हम एक फ्रेंड की तरह आपस में अपने ज्ञान को बांटेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से क्लास को करेंगे। ठीक है। तो होपफुली बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको पहला सेशन। और हाँ, परिचय के लिए तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, ग्रुप ओपन करूंगा। ठीक है। तो आप सभी अपना परिचय दे देना पहले। आज परिचय दे दो, आज कोई भी ईमेल आईडी मत डालना वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो आज सभी परिचय दे दीजिए। ठीक है। या परिचय के साथ अब एक काम करो, परिचय के साथ साथ पहले परिचय देना एक आर्टिकल में। परिचय में क्या दोगे? आपका नाम,
आप कौन से शहर से हैं और आप वर्तमान में क्या करते हैं। जितना परिचय साधारण हो सकता है उतना देना है। मालूम पड़े कि आपने अपना लिंक डाल दिया, सर मेरा ये चैनल है, मैं ये करता हूँ, आवश्यकता उसकी नहीं है। जितना साधारण परिचय दोगे, हनुमान जी से परिचय पूछा था लंका में, बोले कौन हो, बोले रामदूत, है ना। हनुमान जी ये नहीं बोले कि मैं बहुत बड़ा बंदरों का नेता, मेरे को उड़ना आता है, मेरे प्रजातियों को उड़ना ही नहीं आता है, मैं जो कर सकता हूँ पहाड़ उठा सकता हूँ। हनुमान जी का परिचय ये नहीं था। माता सीता ने पूछा कि आप कौन हो, हनुमान जी बोलते रामदूत में मातु जानकी, ये बोले थे ना। तो हनुमान जी का परिचय क्या था कि मैं उन्होंने राम जी का व्याकरण दूत का हूँ। इस्तेमाल किया था। है क्या हुआ, उन्होंने व्याकरण का सही से इस्तेमाल उन्होंने किया व्याकरण था। का सही इस्तेमाल किया था। हनुमान जी ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। उनको पता है ज्यादा नहीं बोलने का, ज्यादा बोलेंगे तो गलत बोल सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल। केतु मतलब सूक्ष्म बात करता है, छोटी बात करता है, इफेक्टिव बात करता है। बोल दिया रामदूत, मैं तो राम के काज करने आया हूं, मैं तो राम का दूत हूँ। राम अपने आप में सुप्रीम पावर है, परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं रहा। ठीक है, तो सर परिचय प्यार भी काम आपका कर रहा है। सिंपल हो। हाँ सर मुंह भी काम कर रहा है, प्यार भी काम कर रहा है, दोनों ही काम कर रहे हैं। समय कितना बोलना है कितना नहीं, वो भी काम कर रहा है हनुमान जी के साथ। बिल्कुल, हनुमान जी के अंदर तो वेदों के सारे गुण थे, जी सर। रावण के अंदर भी थे। लेकिन रावण के अंदर एक चीज नहीं था, एक चीज ज्यादा था, सॉरी, एक चीज ज्यादा था, वो था मुख। भाई मुंह ज्यादा थे ना, अरे भैया उच्चारण ज्यादा करता था, बोलता ज्यादा था, मैं लंकेश राजेश्वर दशानन है दशानन, है ना। तो अब जब ज्यादा बोलोगे तो लोग फिर टोकेंगे ना यार, समझ में आ रहा है। फिर हनुमान जी गए तो रावण की लंका जला के आ गए, ज्यादा बोलने के चक्कर में हुआ, समझ में आ रहा है। तो हनुमान जी डायरेक्ट कांड करते थे, इसलिए उनके नाम पे तुलसीदास जी ने अलग से नाम रखा। बोले अच्छे अच्छे कांड किया, बोले सुंदर कांड। आज के जमाने में कोई इंग्लिश में लिखता रामायण तो बोलता ब्यूटीफुल कांड, ऐसा हो जाता। ठीक है, तो रावण के पास सारी चीज ज्यादा थी, सारी चीजें थी उसके पास वेदों की, एक चीज ज्यादा थी, ज्यादा बोलना। सही है, समझ में आया वो। अहंकार। चेहरा, हाँ, ज्यादा बोलने में सारा आ गया। अब मुख ज्यादा है, ठीक है, तो नासिका डबल आ गई, सिर डबल आ गया, कान डबल आ गया, मुंह डबल आ गया। तो सब कुछ तो ज्यादा था उसके पास, ज्ञान की कमी थी रावण के पास। हम्म, राम बहुत जी से ज्ञानी ज्यादा पढ़े आदमी लिखे था। थे रावण। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही रावण थे। वहां पे जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ तो भगवान राम जी ने कहा कि भैया एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सके। तो बोले श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को लाया जाए। तो पूरे मार्केट में घूमने गए लोग, बोले कौन है यार, बोले एक ही व्यक्ति दिख रहा है श्रेष्ठ। बोले कौन है, कि दशानन रावण, कि उससे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई भी नहीं है पूरे मार्केट में आसपास के। आप समझ रहे हो। तो रावण रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करने आया। ठीक है, तो रावण की बात अलग है। ठीक है, करेंगे अपन कनेक्ट रामायण ज्योतिष से। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अत्यधिक बोलना, हो सकता है कि आप रावण बन जाओ, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, सामने लोग सुनो ही मत। तो बोलते ना, कहावत है ना कि रावण है यार, इससे पुरानी पढ़ सकते हैं। यही तो होता है कि रावण से कोई पुरानी पढ़ सकता। ठीक है, तो हमें रावण नहीं, हमें हनुमान बनना है, हमें भगवान श्री राम की तरह जीवन जीना है। ठीक है, आपको कोई बुरा ना बोल सके। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। कल की क्लास होगा या नहीं होगा एक सूचना डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ लोग दक्षिण भारत से भी हैं, इसलिए कुछ इंग्लिश में भी डाल रहा हूँ मैसेज, है ना, कॉपी कर करके, है ना, ट्रांसलेट कर करके। तो आप सभी के लिए इफेक्टिव हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पीपीटी भी हिंदी इंग्लिश मिक्स बना रहा हूँ, तो सभी को आसानी रहेगी, हिंदी वालों को भी इंग्लिश वालों को भी। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, आज से पहले हमारी क्लासेस व्हाट्सएप पे होती थी। ठीक है, आप सभी लोग नए हैं, उन लोगों के लिए पहली बार आपको सारे सेशन जूम पे मिलेंगे, तो बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अपडेट मिलेगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत दुख की खबर है कि व्हाट्सएप वाला क्लास नहीं होगा। ठीक है, सारे सेशन जूम पे रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। जय श्री राम सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।